बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी की, या फिर पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने जो एक आने वाला सिस्टम है उसके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या खुद को इक़्तिदार में लाने के लिए किस तरह के खेल खेले, आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे मलिक रियाज की, यानी बहरिया टाउन के जो मालिक थे, जिन्होंने न सिर्फ आसिफ जरदारी से मिलकर सिंध की ज़मीनों को, सिंध की तारीख को, सिंध की सकाफत को, सिंध के कल्चर को और सिंध की सकाफती अमलाक को बर्बाद किया, तबाह किया। और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट उस वक्त खुद मिली हुई थी, यानी सारे चोर आपस में मिलकर किस तरह सिंध को लूट रहे थे। इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपसे इल्तमास है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे वीडियो के लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जो है वो मुझे मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। नाज़रीन, जिस तरह मैंने इब्तदाई में ही आपसे कहा कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखने के लिए, हम शुरू से ही एक टर्म यूज हो रही थी कि वही अपने घर में खुश रहती है या उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी होती हैं जो पिया मन भाती है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ वो हैं जो पिया मन भाए, और ऐसे भाए कि उन्होंने हर हद पार कर गए। नाज़रीन, जिस तरह कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये हम आज नहीं बल्कि तारीख की कुतुब में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो है वो भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा, और जो है वो चचा ने भतीजे को मारा, और मामू ने भांजे को मारा, और भांजे ने मामू को मारा, सिर्फ हुसूल इक़्तिदार, यानी अख्तियार का नशा, अख्तियार की भूख। अब जाहिर है कि वज़ीर शहबाज शरीफ के दिल में कहीं तो ये चीज़ मौजूद थी कि उसको वज़ारत उज़्मा चाहिए, और बिलाखिर नवाज शरीफ की जो जलावतनी थी उसने और फिर उनकी 62(1)(f) के तहत नाअहली ने एक मौका फराम किया, और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जो एक मखलूत हुकूमत बनी उसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब ये इस मुल्क की खुशकिस्मती कहें या फिर बदकिस्मती कहें, लोग तो इसको खुशकिस्मती कहते हैं कि, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि हमने अपनी सियासी जो अपना असास थी वो दाव पे लगाकर मुल्क की जो है वो बका को हमने बचाया है, मुल्क के वजूद को बचाया है। लेकिन हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी ख्वाहिशात को बचाया, अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए वो हर तरफ चले गए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब हो गए कि उनका बस नहीं चलता था कि वो ये भी कह गुजरते कि ये जो गटर का ढक्कन है ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी से लगा है, या फिर ये जो गंदे पानी का नाला यहाँ पे ये बना है ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बनवाया है। यानी वो प्रोजेक्ट्स जो जनरल आसिम मुनीर के दौर के से भी पहले के थे, उनको भी, उनका क्रेडिट भी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देने लगे। और फिर जुल्म की इंतहा उस वक्त हुई जब पार्लियामान की पेशानी पर कलक पोदी गई, जब पार्लियामान को बर्बाद किया गया, रुस्वा किया गया। उसमें सिर्फ PMLN नहीं थी, उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं था, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी थी, उसमें JOI-FA भी थी, उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी थी, उसमें बाप पार्टी वाले भी थे, क्योंकि बाप तो बाप को खुश कर रहे थे, बाप वाले तो बाप को खुश कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इस हद तक चले गए कि यानी इतनी तरमीम कर डाली और ऐसी भयानक कानून साजी कर डाली कि ला महल्ला आज नहीं तो कल इनके अपने गले में आनी है।
बहरहाल मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मेरा पॉइंट यह था कि शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ी दुश्मनी की नवाज शरीफ के साथ, यानी 16 साल दौर इक़्तिदार में सवाए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब वो उसको जब उस पर स्टे आ गया तो उसके फौरन बाद फिर जो है वो एक नया एक लाया गया यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट। अब जाहिर है कि उसके बाद फिर जो है वो अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में जो तरमीम की गई और फिर दे धनाधन करके और दिन में बगैर पढ़े यानी बगैर दस्तखत किए, यानी इस तरह पार्लियामान की जो है वो उसके साथ मतलब माजला मैं खैर पता नहीं क्यों कह रहा हूं, मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं यहां ये कह गुजरने से मजबूर हूं कि पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया, उसका रेप किया गया। जितनी बुरे तरीके से बेहुदे और भूंडे अंदाज में कानून साजी की गई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये भूल गए कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कभी किसी की नहीं हुई। जनरल जिया जुल्फकार अली भुट्टो को झुक के अदब से मिलते थे, जलता हुआ सिगार अपने हाथ में यूं करके बुझा लिया करते थे, लेकिन फिर उसी जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ते दार तक पहुंचा दिया और उसको फांसी के फंदे में झूलना पड़ा। बहरहाल नवाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि जी आओ जी आओ 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 सत्ते खैरा सत बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन नवाज शरीफ को ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त नवाज शरीफ पावर पॉलिटिक्स की रेस के लंगड़े घोड़े हैं और आइन की आर्टिकल 62(1)(f) ने नवाज शरीफ के भागने वाले पावर पॉलिटिक्स में भागने वाले पांव ही काट रखे हैं। लेकिन ये खुद को दिलासा दे रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है, तो जो नाअहली है ताहयात वो 5 साल कर दी है। अब इनसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो 62(1)(f) को इंटरप्रेट करते हुए दिया था, तो क्या आइन सुप्रीम है या फिर इलेक्शन एक्ट सुप्रीम है? यकीनन एक्ट जो है वो आइन की कोख से जन्म लेता है और उसके बाद फिर रूल्स एंड प्रोसीजर्स आते हैं। तो आप किसको धोखा दे रहे हैं, किसको आप मामू बना रहे हैं? बस खुद ही अपने आप में अपना बयानिया बनाओ। और आज हैरत की बात है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं इस उम्मीद से कि जाहिर है एक लिहाज से अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो वो ये है कि मैच फिक्स है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब या फिर इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट नवाज शरीफ से राब्ते में है और नवाज शरीफ बाकायदा डील के साथ आ रहे हैं। उस डील में जो गारंटियर हैं वो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, चाइना है, और इनकी गारंटीज के बगैर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये सौदागर है। सौदागर कभी घाटे का सौदा नहीं करता। सौदागर में और सौदाई में क्या फर्क है, मैं पहले भी 2-3 मरतबा आपको बता चुका हूं कि सौदागर वो होता है जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता, और सौदाई वो होता है जो ये नहीं देखता कि मेरे मुफाद में क्या है। यानी सौदागर मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं और सौदाई फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं, या फिर लियाकत बाग में उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, या फिर कराची के क्लिफ्टन के पास 3 तलवार और 70 क्लिफ्टन के बीच में उनको गोलियों से भून दिया जाता है। यह होता है सौदागर और सौदाई में फर्क। किसी दिन ऐसा मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि मीर मुर्तजा भुट्टो साहब शहीद ने आखिरी दिनों में जो मुझसे मुलाकात की थी, उस मुलाकात में उन्होंने कौन से बड़े इंकशाफात किए थे। और हुसैन हक्कानी ने, जो इस वक्त अमेरिका में हैं, उन्होंने एक होटल में मुझसे जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में किसके कत्ल का उन्होंने या शहादत का इशारा दिया था, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल 62(1)(f) एक ही सूरत में नवाज शरीफ को फायदा दे सकता है, यानी नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो सकती है कि अब या तो एक सिंपल सी थ्योरी है, वो ये है कि PMLN एड़ी चोटी का जोर लगाए और जो है वो इक़्तिदार में आने वाली यानी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आने वाली पार्टी बन के आए, और उसके बाद फिर भी
इसी नून लीग को, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए पीपुल्स पार्टी के सामने झोली फैलानी पड़ेगी, एमक्यूएम के सामने झोली फैलानी पड़ेगी, बाप पार्टी के सामने झोली फैलानी पड़ेगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत के अलावा 62(1)(f) में आप सजा का तयन नहीं कर सकते, उसमें तरमीम चाहिए। उस तरमीम के लिए जाहिर है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आइन में तरमीम नहीं हो सकती, और जब तक आइन में तरमीम नहीं हो सकती नवाज शरीफ अहल नहीं हो सकते, और जब तक अहल नहीं हो सकते तब तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और जब इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे तो वजीर आजम कहेगा भाई, कहता है ना वो मुन्ना भाई कि किसको मामू बना रहे हो यार, मामू मत बनाओ भाई, मामू मत बनाओ। ये इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो कोई भेड़ बकरियां नहीं है, वो समझदार हैं, वो सब जानते हैं। वो अब उन्होंने आइन भी रट लिया है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, और जो भी चीजें हैं वो सब समझ ली हैं, हमने सब पढ़ ली हैं, रट ली हैं। अब हमें मामू ना बनाओ। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। और जिस तरह मैंने बात की मलिक रियाज की, तो मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मलिक रियाज बहरिया टाउन में जो इन्होंने तबाही की, यानी 14,000 एकड़ एराजी के नाम पर इस वक्त मलिक रियाज 40 से 42,000 एकड़ एराजी पर काबिज होके बहरिया टाउन बना रहा है, जो इसको सिर्फ 468 अरब रुपए में मिली है, खरबों रुपए की मिल्कियत। यानी अगर इस वक्त उसकी वैल्यू लगा दी जाए, और यहां तक के नेशनल खीरथर पार्क के उस एरिया में मलिक रियाज घुस गया है जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए एक कुछ जोन्स बने हुए हैं, कुछ बबल्स बने हुए हैं, वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो फिर क्या मलिक रियाज आपके बाप का रिश्तेदार लगता है? कहां गया साकिब निसार लुच्चा कंजर का, निकलता है मेरे मुंह से कुछ और। सिंध को तुम्हारे बाप की मिराज थी या जरदारी की बाप की मिराज थी कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कानून में रातों रात सिंध असेंबली में कानून ला के और उसमें तरामीम करके और पूरी जमीन आपने मलिक रियाज को दे दी? आपकी मिराज थी। बहरहाल मलिक रियाज के मामले पर हम एक प्रोग्राम और करेंगे, और बड़े तफसील से करूंगा मैं। इनको छोड़ना नहीं है। ये माफिया हैं, ये वो हैं जिन्होंने सिंध को तबाह किया, ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने सिंध को नोचा, काटा, काट कर खाया। अभी तक इनकी ना भूख मिट रही है, ना इनकी ये हिर्स और हविस इनकी खत्म हो रही है। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।